हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जिन सोशोलॉजिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनको हम बेसिकली समाजशास्त्री कम दार्शनिक ज़्यादा कह सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं महर्षि अरविंद के विचारों के बारे में, उनके समाजशास्त्री योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके मुख्यतः दो सिद्धांत या दो अवधारणाएं हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। एक तो है इनका विश्व राज्य की जो इन्होंने संकल्पना दी थी, और दूसरा है जो इन्होंने ह्यूमन साइकिल यानी कि मानव चक्र की जो अवधारणा दी थी उद्विकासवादी सिद्धांतों से प्रभावित होकर के। तो इन दोनों सिद्धांतों के को ही प्रमुखतया हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनके सिद्धांतों में यही दोनों सिद्धांत माने जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो महर्षि अरविंद थे, इन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार को प्रमुखतया अपने विचारों में रखा है। तो ये जो विश्व राज्य है ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो विश्व राज्य को समझाते हुए इन्होंने कहा कि एक ऐसा राज्य जो कि संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों को एकीकृत करते हुए प्रतिनिधित्वपूर्ण केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करे। मतलब पूरे विश्व में जितने राज्य हैं उन सभी को एक में मिला दिया जाए, उनका एक कोई केंद्रीय संगठन हो और वो सभी का प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही देश का बोलबाला हो, उसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्वपूर्ण एक संगठन हो, एकीकृत संगठन हो, एकीकृत ढांचा हो। ठीक, तो उसको इन्होंने कहा कि वो जो राज्य होगा वो होगा विश्व राज्य। जैसे एक राज्य होता है तो उसमें उस राज्य की ही शासन व्यवस्था होती है, लेकिन विश्व राज्य में संपूर्ण जितने भी विश्व के राज्य हैं या जितने भी देश हैं कह लो, उन सभी देशों का एक प्रतिनिधित्वपूर्ण, मतलब सभी देशों के कोई कोई प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद हों और एक केंद्रीय संगठन होना चाहिए जो कि एकीकृत व्यवस्था के रूप में कार्य करे। तो इसको इन्होंने कहा कि ये कहलाएगा विश्व राज्य। जो महर्षि अरविंद थे, इनका मानना था कि अगर हमें राष्ट्रवाद का विकास करना है, जो सच्चा राष्ट्रवाद है उसका विकास करना है, तो हमें नैतिकता का सहारा लेना पड़ेगा, नैतिक शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब नैतिक मूल्यों के आधार पर ही एक सच्चे राष्ट्रवाद का विकास हो सकता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने राष्ट्र को उसको ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखना, अपने राष्ट्र के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम ये फीलिंग आ जाती ना कि हम प्राण भी दे देंगे, ये राष्ट्रवाद है। और ये फीलिंग आना कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, हम उनका सम्मान करें, उनका संरक्षण करें, ये सब कुछ नैतिक मूल्यों के आधार पर। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि आप कट्टरपंथी बन जाओ, सिर्फ अपने ही राष्ट्र को समझो, बाकी राष्ट्रों की आप अवहेलना करो। तो राष्ट्रवाद का मतलब ये चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल कट्टर हो जाओ, बस ये है कि हाँ, हम अपने राष्ट्र को भी अच्छा मान रहे हैं, सबसे अच्छा मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी राष्ट्रों को हम अवहेलना करें, उनके प्रति हिंसक हो जाएं, ये चीज़ नहीं। तो इन्होंने कहा कि यदि हमें सच्चे राष्ट्रवाद का विकास करना है तो उसके लिए हमें नैतिक शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। इन्होंने राष्ट्रवादी गतिविधियों में लगे जो विद्यार्थी थे, क्योंकि जिस टाइम पे ये हुए हैं उस टाइम पे जो हमारा नेशनल मूवमेंट जो था वो चल रहा था, तो राष्ट्रवादी गतिविधियों में लगे विद्यार्थियों के लिए अच्छी आदतों और चरित्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता में एक महाविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, ताकि वहाँ पर क्या हो कि जो विद्यार्थी हैं जो कि राष्ट्रीय गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कार्यरत हैं, स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो, उनके लिए उनका चारित्रिक निर्माण हो सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनमें अच्छी आदतों का, अच्छे गुणों का समन्वय हो सके। इसके लिए इन्होंने कलकत्ता में महाविद्यालय की स्थापना करी थी, जिसके ये क्या थे? प्रधानाचार्य थे। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि यदि हमें सच्चे राष्ट्रवाद का विकास करना है तो हमें नैतिकता की बात, नैतिक शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा, नैतिक मूल्यों का सहारा लेना पड़ेगा।
अब जो इनका सेकेंड कॉन्सेप्ट है मानव चक्र, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मानव चक्र की जो अवधारणा है ये उद्विकासवादी दर्शन से प्रभावित है। उद्विकासवादी कौन? जो मानते हैं कि जो परिवर्तन है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है, हमेशा ही एक निश्चित दिशा में होता है, निरंतर परिवर्तन होता है, एक के बाद दूसरी अवस्था आती चली जाती। ठीक, तो ये चीज़ जो लोग मानते हैं, तो उद्विकासवादी दर्शन से प्रभावित था इनका ये जो कॉन्सेप्ट था मानव चक्र या ह्यूमन साइकिल का कॉन्सेप्ट। तो उद्विकासवादी क्रम में इन्होंने माना कि जो हमारा विचार है, जो हमारे मनोवैज्ञानिक भाव हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही होते। तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक और वैचारिक आधार पर इन्होंने मनुष्य के विकास का एक क्रम प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसको मानव चक्र कहते हैं। क्या किया? हमारे मनोवैज्ञानिक विचारों और मनोवैज्ञानिक तत्वों के आधार पर एक मानवीय विकास का क्रम प्रस्तुत किया। ठीक है, और ये प्रभावित किससे थे? ये प्रभावित थे लैम्प्रेखैट। ठीक, ये नाम पूछ सकता है, किससे प्रभावित थे? लैम्प्रेखैट के विचारों से प्रभावित थे। और इन्होंने मानवीय विकास की 6 अवस्थाएं बताई कि जो मानवीय विकास हुआ है, जो मानवीय समाज का विकास हुआ है, ये 6 अवस्थाओं से होकर के गुजरा है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली अवस्था इन्होंने बताई प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक, जहां पर धर्म की बहुत अधिक प्रधानता रहती है। इसमें क्या होता है? समस्त वस्तुओं को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि पहले क्या होता था, भारत में जो वैदिक काल था वहां पर प्रतीकों के माध्यम से समस्त व्यवस्था का वर्णन किया जाता था। मतलब धर्म की प्रधानता थी, लोग धार्मिक विचारों को मानते हैं। जो पहली अवस्था होती है प्रतीकात्मक अवस्था, इसमें लोग धार्मिक विचारों को महत्ता देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। समस्त जो चीज़ें होती हैं संसार में, वो हम मानते हैं कि ये इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर विद्यमान है। जैसे पहले वैदिक काल में था कि पेड़ पौधों में भी हम मानते थे कि इसमें ईश्वर का प्रतीक है, मूर्तियों के रूप में हमने मान लिया कि इसमें ईश्वर विद्यमान है। और विभिन्न और भी बहुत सारे प्रतीक होते थे जिनके माध्यम से हम मानते थे कि ईश्वर विद्यमान है। तो प्रतीकों के द्वारा सारी चीज़ों का किया जाना। ठीक, तो ये होती है प्रतीकात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था बताई आदर्श प्रधान अवस्था। इसमें क्या है? तो इस युग में बताया महर्षि अरविंद ने कि मनोवैज्ञानिक और नैतिक चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए इन्होंने इस युग को मनोवैज्ञानिक और नैतिक युग माना। इसमें क्या होता है? विवेक को प्रमुखता दी जाती। पहले क्या था? धर्म प्रमुख था कि हम धर्म के आधार पर यानी ईश्वर को प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। विभिन्न प्रतीकों के द्वारा ये कोशिश की जाती थी कि ईश्वर है यहाँ पे, तो धर्म की प्रधानता थी। दूसरे युग में क्या हो गया? विवेक की प्रधानता हो गई। हम अपने सोच विचार के माध्यम से चीज़ों को सही मानने लगे, चीज़ों को सही करने लगे। इस युग में क्या हुआ कि सामाजिक आदर्श और नियम बना दिए गए, और यही नियम फिर धीरे धीरे क्या हो गए? परंपरा में बदलते चले गए। देखो पहले में क्या था? पहले में धर्म की प्रधानता, फिर धर्म को हमने प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने कहा कि हम सोच विचार करके करेंगे चीज़ों को, तो क्या हुआ कि हमने विवेक को प्रमुखता दे दी। और उसमें क्या हुआ? हमने नियम बना दिए कि आपको ये करना है, आपको ये करना, आपको ऐसा आचरण करना है, आपको इन नियमों का पालन करना। तो सामाजिक आदर्श और नियम बन गए, बहुत सारे नियम बना दिए गए। यज्ञ करना ही करना है, इतने बार करना है, इतने कर्तव्यों का पालन करना है, ये करना। मतलब रूढ़िवादिता धीरे धीरे आनी शुरू हुई। तो आदर्श प्रधान अवस्था हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता नहीं थी, लेकिन शुरू हो गई। शुरुआती दौर ये रहा। तो परंपरा धीरे धीरे ये जो नियम थे ये बनते चले गए। फिर आई तीसरी अवस्था। क्या हुआ? परंपरा प्रधान अवस्था। पहले कौन सी थी? प्रतीकात्मक। दूसरी आई आदर्श प्रधान अवस्था। तीसरी आई परंपरा प्रधान अवस्था। इस अवस्था में क्या हुआ? परंपरा के आधार पर हमने बहुत ही कठोर नियम बना दिए। पहले हमने यहाँ पे आदर्श और नियम बनाए यहाँ पर, तो वो एक टाइम के लिए थे, लेकिन जब वो परंपरा बन गए कि हमने फॉलो किया, हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ, उसकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ, तो वो परंपरा बनती चली गई। तो अब परंपरा के आधार पर हमने बहुत ही कठोर नियम बना दिए परंपरा प्रधान युग में, और कहा कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आपको इनको मानना ही मानना है, इनका पालन करना ही करना है। तो इस अवस्था में लोग बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो गए। और फिर क्या हुआ? जब बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परंपरा हो जाएगी, लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे महापुरुष आएंगे जो कि समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इस युग में भी वही हुआ। समाज सुधारकों द्वारा
कुछ कुछ कोशिश करी गई कि कुरीतियों को ठीक किया जाए। कुरीतियाँ क्या गई थी यहाँ पे? परंपरा प्रधान युग में बाल विवाह होते थे, सती प्रथा होती थी, तो ये सब धीरे धीरे कुरीतियाँ आती चली गई। तो समाज सुधारकों ने कोशिश करी कि इन कुरीतियों को दूर किया जाए, क्योंकि परंपरा के आधार पर जब हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कोई ना कोई महापुरुष आता ही है जो कि हमारे विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास करता है और उसमें सफल रहता है। तो परंपरा प्रधान युग में समाज सुधारकों द्वारा लास्ट में कोशिश करी गई कि चेंजेस लाए जा सके। फिर चौथा युग आया, व्यक्ति प्रधान युग। ये युग क्या था? ये युग हुआ तर्क प्रधान और सुधारवादी, क्योंकि यहाँ पे समाज सुधारकों ने प्रयास किया ना, तो फिर अब अगला जो युग आया उसमें हमने सोचा कि जो चीज़ हमें तार्किकता के आधार पर सही लगेगी हम बस उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर परंपरा है तो हम परंपरा को ऐसा नहीं कि बिल्कुल नकार रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ सही है, तो थोड़ा बहुत उसमें सुधार आने शुरू हुए। और इस युग में जो व्यक्ति के विचार हैं, व्यक्ति की जो सोच है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। उसकी तार्किकता के आधार पर ही चीज़ें निर्धारित होने लगी। तो अभी तक कितने युग हो गए? 4। पहला हुआ जब हमने प्रतीकात्मक अवस्था, धर्म को प्रधानता दी। फिर दूसरी आई आदर्श प्रधान अवस्था, जहाँ पर हमने विवेक को प्रधानता दी। फिर परंपरा प्रधान, जहाँ पर सब कुछ परंपरा और रूढ़ियों के आधार पर होने लगा। उसके बाद व्यक्ति प्रधान, जहाँ पर परंपरा में थोड़े से सुधार आए और व्यक्ति को प्रमुखता दी जाने लगी, उसकी तार्किकता को प्रमुखता दी जाने लगी। तो ये 4 युग। अब 2 और कौन कौन से युग हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 5वां युग है अनुभव प्रधान युग। ठीक, पहले हमने तर्क की बात की, तर्क का सहारा लिया। तो जब व्यक्ति तर्क करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा सही नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ कि जो हम अनुभव कर रहे हैं वो सत्य है, तो अनुभविकता के आधार पर चीज़ों को मान्यता दी जाने लगी। तो इस युग में क्या हुआ कि व्यक्ति के जो आंतरिक अनुभव थे, उसका जो अंतर्बोध था, उसको प्रमुखता दी जाने लगी। फिर इसके बाद एक और अवस्था आई जिसको इन्होंने क्या कहा? आध्यात्मिक अवस्था। अब इसमें क्या हुआ कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की चेतना को समझने की कोशिश करने लगा और अंतिम सत्य जो होता है आत्मज्ञान, उसको पाने की कोशिश करने लगा। तो 6 अवस्थाएं आई। पहली कौन सी थी? जिसमें हमने प्रतीकों के आधार पर चीज़ों को सत्य माना। फिर कौन सी आई? जिसमें हमने क्या किया? आदर्श नियम बना दिए। फिर कौन सी आई? हमने उन्हीं आदर्श नियमों को परंपरा में ढाल दिया। जब परंपरा भी चली गई तो परंपरा के आधार पर फिर हमने व्यक्ति को थोड़ी सी प्रधानता दे दी। उसके बाद क्या हुआ? तार्किकता को प्रधानता दे दी। तर्क के आधार पर भी जब हमें सत्य नहीं पता चला तो हमने कहा कि हम जो अनुभव करेंगे वो सत्य है, उसके आधार पर हमने सत्य जानने की कोशिश करी। जब हम अनुभव को फील करने लगे, हमने जब फीलिंग को इम्पोर्टेंस दी, वहाँ पर बात आई कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लगे और फिर क्या हुआ कि हमने आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। तो ये 6 अवस्थाएं बताई मानवीय विकास की और बताया कि जो मनुष्य है वो इन 6 अवस्थाओं से, जो मनुष्य का समाज है या जो मनुष्य का विकास है वो इन 6 अवस्थाओं से होकर के गुजरा है, सरल से जटिल के क्रम में। ठीक, ये 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई। तो ये इनका मेन 2 जो सिद्धांत थे वो थे। अब देख लेते हैं थोड़ी इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है द लाइफ डिवाइन 1999 में, ये काफ़ी फेमस इनकी बुक है। नेक्स्ट बुक है एशेज ऑन गीता 1922 में आई थी। देन है द ह्यूमन साइकिल, जो कि अभी मैंने जो सिद्धांत बताया 1949 में आया। और 4th है सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में। ठीक, तो ये 4 प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें हैं। बाकी तो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा आपके सोशियोलॉजी में, क्योंकि बेसिकली इनको सामाजिक दार्शनिक कहा जाता है, पूर्णतः समाजशास्त्री का दर्जा नहीं दिया जाता। ठीक, इन्होंने अति मानव की अवधारणा दी है। ये 1 लाइनर है, याद कर लीजिएगा। अति मानव की अवधारणा किसने दी थी? तो महर्षि अरविंद ने दी थी। और ये किससे प्रभावित होकर के दी थी? तो ये नीत्शे के विचारों से प्रभावित होकर के इन्होंने अति मानव की अवधारणा दी थी। ठीक, नीत्शे जो थे समाजशास्त्र में जो उनके विचार थे उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने अति मानव की अवधारणा दी थी। राज्य को इन्होंने क्या माना? तो राज्य को इन्होंने एक सुविधा माना और कहा कि राज्य एक सुविधा है और अपेक्षाकृत हमारे सामूहिक विकास की भद्दी सुविधा है। मतलब राज्य को बहुत अच्छा इन्होंने भी नहीं माना, लेकिन फिर भी कहा कि हमें इससे क्या होता है? सुविधा प्राप्त होती है, कार्यों को करने में सरलता मिलती है, इसलिए हम इसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो राज्य को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी राज्य को बहुत अच्छा भी नहीं माना। ठीक, ये थे इनके राज्य के प्रति विचार। और मनुष्य के
अतिमानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास की दो धाराएं मानी। ये भी पूछ सकता है, मनुष्य के अतिमानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास की दो धाराएं किसने मानी? तो वो माना था महर्षि अरविंद ने। तो ये थे इनके प्रमुख सिद्धांत, कुछ वन लाइनर में और कुछ इनकी प्रमुख कृतियाँ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।